Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have completed our 8th unit, which was controlling. Today, we will start our 9th unit, which is financial management. तो यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल डिसीजंस की और फाइनेंशियल प्लानिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अभी तक आपने मैनेजमेंट को स्टडी किया है। आपकी जितनी जो 8 तक की यूनिट्स रही, फर्स्ट टू 8 यूनिट्स आपने जो स्टडी की, वहाँ आपने मैनेजमेंट को स्टडी किया, उसके प्रिंसिपल स्टडी किए, उसके बाद हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी किया। अब ये नई तरह की मैनेजमेंट आ गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट की एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है कि आप अपने बिजनेस में यूज़ होने वाले फाइनेंस को कहाँ से और कैसे एक्वायर करोगे और उसका इफ़ेक्टिवली ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूज़ करोगे। सो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज़ कंसर्न्ड विद इफेक्टिव एक्विजिशन, यानी हम एक्वायर कैसे करेंगे, एंड यूज ऑफ फाइनेंस, कि आप जो है फाइनेंस का इफेक्टिवली कैसे उसको एक्वायर कर पाते हैं, आपकी कॉस्ट कम आए उस फाइनेंस को एक्वायर करने की, और उसका इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना, यानी जब हमने एक्वायर कर लिया तो उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स मिलें। ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। तो फर्स्टली तो इसका ये डेफिनेशन है जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड इसका पर्टिकुलरली क्या डेफिनेशन हो सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ऑपरेशनल मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन यानी ऐसे काम करना है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस। सिंपल सा मीनिंग है इस बात का कि बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि हमें हमारे फंड्स कहाँ से एक्वायर करने हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो है वो सारे लोन्स ही लोन्स ले लिए और उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे बैंक को या जहाँ से भी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी लोन लिए, वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि बिजनेस बियर ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो। तो इफ़ेक्टिव तरीके से हम एक्वायर करें और उसके बाद उसका यूज़ भी इफ़ेक्टिव तरीके से हो ताकि वो बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए। ये आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये तो ठीक है, मीनिंग तो क्लियर हो गया, बट रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे बिजनेस में। देखो रोल वही है ना कि जो इसकी अभी अभी इम्पोर्टेंस आपके सामने निकल करके आ रही है कि ये कहाँ आपके काम आती है। तो इसी रोल को अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट कहता है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो आप अपनी फिक्स एसेट को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो बिजनेस में उनका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए हम अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए आपको ये देखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितना करेंगे फिक्स एसेट्स में, और इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल एसेट में सेपरेटली आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये काम आप करते हैं कैपिटल बजटिंग के थ्रू कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये डिसाइड हम करते हैं और ये जो डिसीजन हम लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेम चीज़ आप करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स,
कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम हमारी करंट एसेट्स को देखते हैं कि हम उसमें जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मीन्स कितना हमें डेटर्स को मेंटेन करके रखना है, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक कितना अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं करंट एसेट्स से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम इन सब के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये सारे डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं और ये डिसीजंस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आते हैं। अब अगर करंट एसेट्स सही से मैनेज होंगी तभी आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को हैंडल कर पाओगे। देन नेक्स्ट आप डिटरमाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज में हम कैसे कैसे बैलेंस बिठाएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ proportion of long term and short term sources, कि आपने जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जब लेना है, आपने लोन्स ले लिए, शेयर कैपिटल के थ्रू अरेंज किया पैसा, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज कि शॉर्ट टर्म के लिए हम जब लोन्स वगैरह लेते हैं कि जो हमें थोड़े टाइम में, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म के तरीके हैं जिससे आप कुछ फाइनेंस वगैरह अरेंज कर रहे हैं। तो आपको प्रपोर्शन बिठाना है यहाँ पर कि कितना लॉन्ग टर्म से आप अरेंज करेंगे, कितना शॉर्ट टर्म से अरेंज करेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होंगे वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बेटर बनाएंगे, बट विद इन सम टाइम आपको उनको पे करना है। लॉन्ग टर्म वाले आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल प्रोवाइड करेंगे बट उनकी कॉस्ट हाई हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करते हुए जो है डिसाइड करना है कि कितना प्रपोर्शन हम किसका रखना चाहते हैं। देन आप जो है जितने भी आपके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका डिटर्मिनेशन करते हैं कि उनका किसका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए। पहले डिसाइड किया लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में, अब डिसीजन ले रहे हैं कि आपने जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करना है उनके बीच में आपस में क्या प्रपोर्शन होगा, यानी लोन से कितना लें, शेयर कैपिटल से कितना लें, डिवेंचर से कितना अरेंज करें, इस टाइप में। प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो इन सबका आपस में क्या प्रपोर्शन रहेगा। सबका अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, किसी की कॉस्ट कम है तो किसी का जो है वो हो सकता है रिस्क एलिमेंट ज़्यादा होगा, कि जैसे अब इक्विटी ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके बिजनेस की ऑनरशिप जो है वो उनके हैंड्स में रहेगी। तो इस टाइप में हमारे को मेरिट्स डिमेरिट्स को डिसाइड करते हुए अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज के प्रपोर्शन को डिसाइड करना है। देन वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब जो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आइटम्स होती हैं वो भी ना जो है अफेक्ट होती हैं इन सारे आपके डिसीजन से। फॉर एग्जाम्पल कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो आप प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने लोन्स लिए हैं। उसके अलावा डेप्रीसिएशन कितना होगा, कितना आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। डिस्काउंट आपको रिसीव होगा या नहीं, वो आप टाइमली पेमेंट्स करेंगे तभी होगा, तो उसके लिए पहले आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस से रिलेटेड होती हैं प्रॉफिट लॉस की फिगर्स। तो अल्टीमेटली इनका आपस में जो है वो क्रॉस कनेक्शन है कि एक दूसरे पर ये इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारा आपके पास रोल रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने बिजनेस की डिसाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए एक फाइनेंशियल मैनेजर जो ये देखना चाह रहा है कि मैं फंड्स कहाँ से अरेंज करूँ और उनका इफेक्टिव यूज़ कैसे करूँ, उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही होगा कि वो अपने बिजनेस के जो ऑनर हैं उनका बेनिफिट कराना चाहता है।
जो बिजनेस के मेन ओनर्स हैं, उनका बेनिफिट कैसे होगा? एक ही सिंगल आंसर है कि प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। प्रॉफिट इन द सेंस कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वो होगी वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब उनकी वेल्थ इतने अच्छे से मैनेज होनी चाहिए कि वो मैक्सिमाइज हो जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि आपने जितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की है वो कैपिटल इंक्रीज हो जाए। मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है। अब जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड है वो किस पर डिपेंड करती है कि उन्होंने शेयर्स कितने खरीदे हैं उस फर्म में, उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं उनके पास, और उन शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि आपने एक बार 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएँ। मीन्स उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो इंक्रीज हो जाए। अपने आप तो इंक्रीज नहीं हो सकती, हम बिजनेस को इतने अच्छे से चलाएंगे कि अगर मैंने किसी कंपनी में 1000 शेयर्स लिए और उस शेयर का मार्केट प्राइस एक शेयर का 100 है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड फिलहाल जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। अगर इसी शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होकर के 120 हो जाता है, शेयर्स वही हैं 1000 ही, तो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो जाएगी? 1,20,000। तो ये 20,000 का जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो गई। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, और उसी कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है जो कंपनी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को, फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से कर पाती है। तो उसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जो जिन 3 बातों पर ध्यान देना है दैट इज ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए आपका कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो किन किन चीज़ों में करने वाले हैं, किन फिक्स एसेट्स में होगा इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, ताकि वो इन फ्यूचर हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। यानी यहाँ बात हो रही है यूज़ ऑफ फंड्स की, कि फंड्स का यूज़ कैसे इफेक्टिव तरीके से किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सबसे मेन इसमें रहता है दैट इज ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कहते हैं कि जो फाइनेंस हमें अरेंज करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज से वो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट बहुत कम से कम आए, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट बियर करनी पड़े और डीमेरिट्स भी उसकी कम से कम हो, जिस तरह का भी हम प्रपोर्शन डिसाइड करेंगे। थर्ड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएँ दैट इज ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि जो आप डिविडेंड्स ईयर के एंड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो इस तरह से होना चाहिए कि आप अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई भी कर दो और साथ ही साथ आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में भी कुछ प्रॉफिट आपके पास बच जाए। तो यहाँ इस तरह का हमें ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन लेना है। इसी से जो है हम हमारा वन एंड ओनली जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको अचीव कर पाएंगे। शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी जिससे उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड बढ़ेगी। दैट इज द ओनली objective of financial management. So that's all for today. Thank you so much.